YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक द्वितीय मंदाकिनी का पाठ नंबर 1 है, जिसका नाम है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। काव्य के दो पक्ष हैं, गद्य और पद्य। इस पाठ में हिंदी में गद्य का विकास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक किस प्रकार हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो इस पाठ का पहले सारांश पढ़ेंगे और बाद में इस पाठ के प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे। तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ के सारांश की। गद्य का स्वरूप। गद्य क्या है, इस विषय में संस्कृत साहित्य के आचार्यों का मत वर्तमान मत से भिन्न रहा है। वर्तमान समय जो गद्य के संबंध में मत है वो संस्कृत साहित्य के आचार्यों का मत अलग है। संस्कृत साहित्य के आचार्यों ने गद्य को गद्य काव्य नाम से संबोधित किया है। संस्कृत के आचार्यों ने गद्य को किस नाम से संबोधित किया है? गद्य काव्य के नाम से। गद्य के अंतर्गत आख्यायिका, वृत्त और कथा को माना है। आचार्य भामा के अनुसार गद्य प्रकृत, अनाकूल, सर्वे पदार्थ पद वृत्ति है। आचार्य भामा ने गद्य की परिभाषा क्या दी है? गद्य प्रकृत है, अनाकूल नाम दिया है, सर्वे पदार्थ पदवर्ती है। आचार्य दंडी ने अपाद, गण और मात्रा रहित रचना को गद्य माना है। और दंडी ने क्या परिभाषा दी है? दंडी ने कहा है अपाद, गण और मात्रा रहित रचना को गद्य माना जाता है। आचार्य वामन ने गद्य की कोई परिभाषा न देकर उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। वामन कहते हैं मध्य कविनाम निकषम वदंती, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है। वामन ने गद्य को क्या माना है? कहा है कि गद्य कवियों की कसौटी है। आचार्य विश्वनाथ ने भी गद्य की परिभाषा न देकर उसके भेदों का उल्लेख किया है। 4 भेद बताए हैं, वो आगे प्रश्नोत्तर में करेंगे। वर्तमान परिभाषा। आजकल गद्य वह रचना मानी जाती है जिसमें साधारण बातचीत में प्रयोग होने वाली शब्दार्थ युक्त भाषा का प्रयोग होता है। गद्य में पद्य की भांति कृत्रिम भाषा, उल्लेख, संदबद्धता तथा असाधारण वाक्य रचना का प्रयोग नहीं होता है। ये वर्तमान काल की गद्य की परिभाषा है। वैसे आजकल छंद और तुक रहित कविता भी लिखी जाती है, अतः पद्य और गद्य में मुख्य अंतर उनके बाहरी स्वरूप के आधार पर नहीं किया जा सकता है। आज निबंध, आलोचना, कथा साहित्य, व्याख्या, यात्रावर्त, समाचार, रिपोर्टाज आदि के लिए गद्य ही सर्वस्वीकृत माध्यम बन चुका है। समाज के, शासन के, व्यक्ति के सभी व्यवहारिक कार्य गद्य के माध्यम से ही संपन्न हो रहे हैं। तर्क वितर्क, अनुसंधान, शिक्षा कार्य सभी के लिए गद्य अनिवार्य बन चुका है। हिंदी का प्रारंभिक गद्य। हिंदी को प्रारंभिक गद्य बहुत अविकसित अवस्था में थे। इसके कई कारण विद्वानों ने माने हैं। कुछ का कहना है कि संस्कृत के प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य का आरंभ पद्य प्रधान रहा, पर ऐसा नहीं लगता है क्योंकि संस्कृत में उच्च कोटि की गद्य रचनाएं भी हुई हैं। और कुछ दूसरे विद्वान मानते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के समय की सामाजिक परिस्थितियां तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण गद्य के अनुकूल नहीं था। ऐसा माना जाता है। हिंदी का आरंभिक गद्य का विकास क्यों नहीं हुआ? आधुनिक हिंदी गद्य का विकास। हिंदी के गद्य को लोकप्रिय व विकसित बनाने में कई संस्थाओं और व्यक्तियों का योगदान स्मरणीय है। ईसाई धर्म प्रचारकों को अपने उपदेशों को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी गद्य की आवश्यकता हुई। पहला कारण है हिंदी गद्य का विकास का। राजा राम मोहन राय तथा उनकी संस्था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में की थी राजा राम मोहन राय ने,
हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद करने के साथ ही उन्होंने बंगदूत नामक हिंदी पत्रिका निकाली। किसने निकाली बंगदूत नाम की पत्रिका? राजा राम मोहन राय ने। और वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद भी इन्होंने किया। हिंदी गद्य के विकास में आर्य समाज और उसके संस्थापक दयानंद सरस्वती का योगदान भी अविस्मरणीय है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक हिंदी में लिखी थी और इसी से भी हिंदी का गद्य विकास हुआ। इसी के साथ अन्य अनेक पत्र पत्रिकाएं भी सामने आई। उदंत महारतन ये 1826 में निकला, हिंदी का पहला पत्र है। बनारस अखबार, शुद्धाकर, बुद्धि प्रकाश आदि ऐसे ही नाम थे। आधुनिक हिंदी गद्य का व्यवस्थित विकास। आधुनिक हिंदी गद्य का व्यवस्थित विकास भारतेंदु युग से होता है। हिंदी गद्य का सही अर्थों में विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के साथ होता है। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य को व्यवस्थित और व्यवहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। भाषा, शैली और विषय की विविधता लाकर भारतेंदु जी ने हिंदी के बहुमुखी विकास का द्वार खोल दिया। भारतेंदु युग के अंतर्गत राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, देवकी नंदन खत्री, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघर आदि अनेक गद्यकार आते हैं जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1901 से 1920 तक की अवधि द्विवेदी युग कहलाता है, जिसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हिंदी गद्य के क्षेत्र में उतरने के बाद हिंदी गद्य का मानक स्वरूप आकार लेने लगा। अब हिंदी का गद्य का मानक रूप कहाँ से शुरू होता है? द्विवेदी युग से। द्विवेदी जी ने अपनी पत्रिका सरस्वती के माध्यम से न केवल नए गद्यकारों को प्रोत्साहित किया, अपितु हिंदी गद्य के विकास के लिए एक समतल और सुदृढ़ आधार भी प्रदान किया। व्याकरण की दृष्टि से भी हिंदी गद्य को व्यवस्थित और मानक रूप प्रदान किया। ध्यान रखना कि व्याकरण की दृष्टि से हिंदी गद्य को व्यवस्थित और मानक रूप किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने 1903 से 1920 अवधि तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, जिसके माध्यम से इन्होंने हिंदी व्याकरण और मानक रूप प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उसके पश्चात का युग। महावीर द्विवेदी के पश्चात शुक्ल जी अन्य गद्यकारों के उदय ने हिंदी गद्य को भाषा की गंभीरता, प्रौढ़ता, विविधता से संपन्न बनाया। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा आदि के साथ हिंदी गद्य की सामर्थ्य और व्यापकता में बहुत सुधार हुआ। नए नए गद्यकार आते गए और हिंदी की अभिव्यंजना शक्ति में विस्तार और प्रामाणिकता भरते गई। आज का युग तो गद्य युग ही कहा जाने लगा। अब आती है हिंदी गद्य की विविध विधाएं। परंपरागत विषयों के साथ ही हिंदी गद्य में अनेक नवीन विधाएं आई। इन विधाओं ने हिंदी गद्य को समृद्ध बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अब हिंदी गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं उनका थोड़ा थोड़ा सारांश पढ़ेंगे। कहानी हिंदी की पहली प्रमुख विधा है गद्य की कहानी। कहानी हिंदी गद्य की एक सशक्त विधा रही है। समय के साथ कहानी ने अपने विषय, भाषा, शैली और वर्तनी में को बदला है। कहानी में जीवन, भाषा शैली किसी घटना विशेष को आधार कर बनाया जाता है। आधुनिक कहानी का आगमन सन 1901 ईस्वी में माना जाता है। हिंदी कहानी का परिचय। 4 कालों में बांटा गया है हिंदी कहानी का विकास। पहला है उद्भव काल, दूसरा है विकास काल, तीसरा है उत्कर्ष काल, चौथा युग है प्रगति प्रयोग काल में विभाजित किया जा सकता है। अगली विधा आती है गद्य की एकांकी। हिंदी का आधुनिक एकांकी
पश्चिमी एकांकी से प्रभावित माना जाता है। हिंदी का आधुनिक एकांकी किससे ज्यादा? पाश्चात्य एकांकी से प्रभावित माना जाता है। एकांकी नाटक का एक विशेष रूप है। किसका रूप है? नाटक का एक विशेष रूप है जिसमें जीवन की किसी घटना को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अब एकांकी किसे कहते हैं? ऐसी विधा जिसमें जीवन की किसी घटना को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी के प्रमुख अंग हैं कथावस्तु, पात्र, संवाद तथा रंगमंच योजना है। एकांकी में स्थान, कार्य, समय तीनों की एकता पर बल दिया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों पर बल दिया जाता है, स्थान, कार्य और समय। जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है। यहाँ पर सॉरी गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गई है। एक घूंट जो 1916 में लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ये हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। अब आती है हिंदी की अगली विधा, निबंध। आजकल निबंध उस गद्य रचना को कहा जाता है जिसमें लेखक किसी विषय पर मुक्त भाव से प्रकाश डालता है। निबंध किसे कहते हैं? निबंध उस गद्य रचना को कहा जाता है जिसमें लेखक किसी विषय पर मुक्त भाव से प्रकाश डालता है। आज निबंध विधा पर्याप्त विकसित हो चुकी है। निबंध के विकास में 3 चरणों में बांटा गया है: भारतेंदु काल, द्विवेदी शुक्ल काल और आधुनिक काल। अगली हिंदी की विधा आती है रेखा चित्र। अब रेखा चित्र किसे कहते हैं? शब्दों के माध्यम से किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति का पाठक के मन पर एक चित्र सा अंकित कर देना रेखा चित्र विद्या कही जाती है। रेखा चित्र क्या है? शब्दों के माध्यम से किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति का पाठक के मन पर एक चित्र सा अंकित कर देना ही रेखा चित्र विद्या कहलाती है। एक कुशल रेखा चित्रकार में भाषा पर अधिकार, संवेदनशीलता, तटस्थता तथा सूक्ष्म निरीक्षण आदि गुण होने चाहिए। पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग को इस विद्या का जनक माना जाता है। रेखा चित्र का जनक किसको माना जाता है? पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित उनकी रचना है पद्म पराग से इस विद्या का जनक कहा जाता है। इस विद्या रेखा चित्र विद्या की शुरुआत होती है। इस विद्या का तेजी से विकास हुआ है। अगली हिंदी की विद्या आती है संस्मरण। संस्मरण लेखक के जीवन की अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है। संस्मरण क्या है? लेखक के जीवन के अतीत के अनुभव है उन पर आधारित होता है। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच रेखा खींच पाना सरल नहीं है, दोनों एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं। संस्मरण द्वारा लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से जुड़ी अपनी यादों को रोचक भाषा में आकर्षक शैली में प्रस्तुत करता है। ध्यान देना, संस्मरण में लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से जुड़ी हुई यादों को रोचक भाषा में और आकर्षक शैली में प्रस्तुत करता है। अगली हिंदी की विधा आती है आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं? लेखक का अपने जीवन का संपूर्ण या आंशिक परिचय दिया जाना आत्मकथा कहा जाता है। लेखक अपने स्वयं के जीवन, मतलब यहाँ तो संपूर्ण जीवन का या उसके जीवन के किसी एक भाग का जब परिचित कराया जाता है उनको आत्मकथा कहा जाता है। एक आत्मकथा लेखक को साहसी, सत्य का प्रसोता और तटस्थ प्रेक्षक होना चाहिए, तभी वो आत्मकथा लिख सकेगा। अगली हिंदी की गद्य विद्या आती है यात्राव्रत। यात्राव्रत किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष की लेखक द्वारा की गई यात्रा का यथातथ्य वर्णन, यात्रा वर्णन या यात्रा के मार्ग तथा स्थान का वर्णन मात्र नहीं होता है। लेखक इस यात्रा में मिलने वाले व्यक्तियों के स्वभाव आदि का वर्णन तथा अपने अनुभव भी अंकित करता है। इसे यात्राव्रत कहते हैं। अगली
विद्या आती है गद्य की रिपोर्टाज। किसी घटना का क्रमिक रूप से पूरा वर्णन प्रस्तुत करना रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट किसे कहते हैं? किसी घटना का क्रमिक रूप से पूरा वर्णन करना रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट का जब साहित्यिक रूप हो जाता है तो रिपोर्टाज बन जाता है। ठीक है ना। रिपोर्टाज तथ्य प्रधान रचना होती है। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। तथ्य को रोचक तथा कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना ही रिपोर्टाज की विशेषता है। साक्षात्कार, अगली हिंदी गद्य की विशेषता विद्या आती है साक्षात्कार। व्यक्ति विशेष, प्रत्यक्षदर्शी, विशेषज्ञ व्यक्ति आदि से किसी तथ्य, घटना या उसके विचारों के बारे में प्रश्नों के द्वारा सूचना प्राप्त करना साक्षात्कार कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार किसे कहते हैं? व्यक्ति विशेष, प्रत्यक्षदर्शी, विशेषज्ञ व्यक्ति आदि से किसी तथ्य, घटना या उसके विचारों के बारे में प्रश्नों के द्वारा सूचना प्राप्त करना साक्षात्कार कहलाता है। एक सफल साक्षात्कारकर्ता होने के लिए व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक समझ, चतुराई, विनम्रता आदि गुण होने चाहिए। इस विद्या के हिंदी में प्रारंभकर्ता कौन थे? पद्म सिंह शर्मा, कमलेश माने जाते हैं। साक्षात्कार विद्या के प्रारंभकर्ता या प्रवर्तक माने जाते हैं पद्म सिंह शर्मा, कमलेश। अगली हिंदी की गद्य विद्या आती है हास्य व्यंग्य। हास्य और व्यंग्य जुड़वा भाइयों जैसे हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। दोनों का लक्ष्य सामाजिक जीवन में व्याप्त विसंगतियों पर साहित्यिक भाषा शैली में शोध करना। इस विद्या की विशेषता है व्यंग्य का उद्देश्य विसंगतियों या दोषों को सुधारना। हरिशंकर परसाई एक सफल और लोकप्रिय हास्य व्यंग्यकार हुए हैं हिंदी में। कौन प्रसिद्ध हुए हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में? हिंदी गद्य की हास्य व्यंग्य विद्या के अंतर्गत हरिशंकर परसाई। अब है अगली हिंदी गद्य की विद्या आती है गद्य काव्य। गद्य काव्य वह रचना होती है जिसमें कविता जैसी भावुकतापूर्ण शैली में किसी एक भाव, विचार का व्यक्ति को केंद्र बनाकर लेखक अपनी बात कहता है। भाषा अलंकारिक हो सकती है, तुकों का मिलान भी देखा जा सकता है, जिसको गद्य काव्य कहते हैं। अगली गद्य विद्या आती है फीचर। यथातथ्य सूचनाओं को तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना इस गद्य विद्या की प्रधान विशेषता है। किसकी? फीचर की। यथातथ्य सूचनाओं को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करना फीचर विद्या की प्रधान विशेषता है। इसे हिंदी में रूपक भी कहा जाता है। फीचर को रूपक भी कहा जाता है। इसमें एक प्रधान कथा और एक अंतर कथा साथ साथ चलती हैं। किसमें? फीचर में। अभी यह विद्या समाचार पत्रों तक ही सीमित है। स्वतंत्र साहित्यिक विद्या बनने के मार्ग पर है, मतलब विकास की ओर अग्रसर है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ का सारांश कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।